Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से आप कर रहे होगे। आपका एग्ज़ाम अब 1 महीने भी टाइम नहीं रह गए। यदि देखा जाए तो फिज़िक्स के पेपर के लिए तो आप गैप लोगे ही, और 27 फेब को आपका पेपर है। तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, कि सपोर्ट मटेरियल के एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी के क्वेश्चन ये ज़रूर प्रैक्टिस में रखना है। और ट्राई करो कि 15 फेब तक आपका फिनिश भी हो जाए, क्योंकि उसके बाद सभी बच्चे ज़्यादातर फिजिक्स की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डिस्कशन होगा केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू पे, और जो सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा काइनेटिक्स का, वो बेस्ड होगा आपके केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग पे। तो चैप्टर में जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, द टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड। इस स्टेटमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट कौन से ऑर्डर के लिए होता है? जीरो ऑर्डर के लिए। और यही इंडिपेंडेंट होता है। स्टेटमेंट पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर पे आप टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मल्टीपल स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं, तो सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विद passage of time as the concentration of reactant decreases. Actually rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. यदि आपका reactant कम होगा तो concentration कम होने से क्या होगा? रेट भी स्लो हो जाएगा। जैसे पानी की टंकी में जब पानी फुल होगा और उसके नीचे आपने टैप लगाया हुआ है, तो उसका वाटर स्पीड चेक करो, बहुत फास्ट रहेगा। और जैसे ही वाटर का लेवल टैंक में कम होगा, टैप से बाहर जो पानी जा रहा है उसका स्पीड भी कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमेशा सेम नहीं होगा, वो डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट एंड रेट कांस्टेंट दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज। अब इसमें वैल्यू से कुछ मतलब नहीं रखना, आप सिर्फ देखो कि यूनिट क्या गिवन है, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कौन से ऑर्डर में के की यूनिट है? फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड। वैल्यू चाहे जो भी हो, यदि यूनिट पर सेकेंड है तो आपको टिक करना है फर्स्ट ऑर्डर पे, और मोल पर लीटर पर सेकेंड होता तो जीरो ऑर्डर, राइट। यूनिट डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, या यूनिट फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी मैंने डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ए और बी से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट बनाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेप है। तो इसमें ए और बी की कोफिशिएंट है 1 and 1, ये भी 1 मोल है और बी भी 1 मोल है, तो पावर भी क्या होगा? 1 and 1। और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी गिवन है, क्योंकि दूसरे में 0 2, तीसरे में 2 0, और यहाँ हाफ एंड हाफ गिवन है। तो जब एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का कोफिशिएंट आपने देख लिया और रेट उसी के प्रोपोर्शन पे होगा, तो पावर 1 1, और इसकी ऑर्डर क्या होगी? 1 + 1 2। इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं एंड वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, एक बहुत कम है और एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है, इन दैट केस जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मॉलिक्यूलरिटी से डिफर कर जाएगा। वैसे रिएक्शन ज़्यादातर बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, बट उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि रेट उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता जो लार्ज एक्सेस में होगा। इन चारों रिएक्शन को आप देखो, और जो लास्ट वाला रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस में वाटर हम बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सेस में लेते हैं, रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा और एग्जांपल मैंने क्लासरूम में कराया हुआ है, जो था शुगर की हाइड्रोलिसिस, जिससे हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं। उस रिएक्शन में भी वाटर की क्वांटिटी एक्सेस होने के कारण रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। A large increase in the rate of reaction for rise in temperature is due to। जब भी हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ाओ तो रेट डबल हो जाएगा, 20 डिग्री पे क्वाड्रपल होगा। ऐसा होता क्यों है?
increase in the number of collision, increase in the number of activated molecules, lowering of activated energy, shortening of the mean free path. Actually ज़्यादा कॉलिजन होने से क्या होगा, कॉलिजन तो बढ़ेगा ही टेम्परेचर बढ़ाने पे, बट जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअली प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उतनी एनर्जी मिल जाएगी बहुत जल्दी जो कि लो टेम्परेचर पे काफ़ी टाइम में मिल रहा था, जिससे वो प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने की एनर्जी। इसके बिना आप कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं करा सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडियो एक्टिव डीके। यहाँ रेडियो एक्टिव डीके की प्लेस पे डिसइंटीग्रेशन भी लिखा हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिविटी हमेशा फर्स्ट ऑर्डर, जितने भी फॉर्मूले आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीखते हो केमिकल काइनेटिक्स में, वो सभी फॉर्मूला हमें रेडियो एक्टिविटी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। बस यही है कि हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वहाँ डीके कांस्टेंट यूज़ करेंगे। यदि सिंबल यहाँ के लिखा है तो वहाँ लैम्डा लिखा जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी सीखा है केमिकल काइनेटिक्स में। तो ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज, इंटरसेप्ट रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस। यहां कॉन्सेंट्रेशन शो किया हुआ है R0, ये R के लिए हो गया, और यहाँ टाइम। तो एक्चुअली ये ऐसा डिक्रीज जब दिखाया जाता है और लॉग नहीं लगा है तो वो किस चीज़ को शो करेगा, नेगेटिव स्लोप नॉन जीरो इंटरसेप्ट C के लिए होगा, राइट। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में बस यही डिफरेंस है कि जीरो ऑर्डर के ग्राफ में कोई लॉग टर्म यूज नहीं करते हैं, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में ln R0 और ln R लिखा होता है। नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप रहेगा जो रेट कांस्टेंट को शो करेगा, K इज नेगेटिव स्लोप, एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट नीचे जाके उसे मीट नहीं कराते हैं। टोटल लाइफ पीरियड इज नॉट डिफाइंड। द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए देखो रेट इक्वल होता क्या है, K और कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, जिसमें n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो K फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर की पावर n, और रेट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या आया, मोल पर लीटर की पावर n। तो यहाँ पावर 1 है और ये n है, तो फाइनली मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब इसको स्प्लिट करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, मोल पे पावर 1 माइनस n, लीटर पावर n माइनस 1, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन विल चेंज, एंड पर सेकेंड। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है nth ऑर्डर का। यदि हम डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लें और एग्जाम में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर किसी का भी यूनिट पूछा गया तो n के प्लेस पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दो। जीरो ऑर्डर के लिए 0 पुट करेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, पर सेकेंड बचेगा। तो ये एक ईजीएस्ट तरीका है। यदि ये आप डायरेक्टली फार्मूला ही लर्न कर लो तो किसी भी ऑर्डर की रेट कॉन्स्टेंट फाइंड करना अब विद इन अ सेकेंड कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन 10 है हाइपोथेटिकल रिएक्शन, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन नहीं है, ए बी के फॉर्म में गिवन है। फॉलोज द मैकेनिज्म, इसमें एक स्टेप फास्ट है एक स्लो है, और स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी कोफिशिएंट पे ही डिपेंड करेगा, जो एक्चुअली 2 होना चाहिए, बट आपके सपोर्ट मटेरियल में ये C गिवन है, हाफ ऑर्डर। हाफ ऑर्डर के लिए कुछ बैलेंसिंग का A B प्लस B, बैलेंसिंग भी करेक्ट है। तो ये 3/2 तभी होगा जब पावर का सम 3/2 या उस प्रोपोर्शन में हो, क्योंकि बाकी फास्ट है, स्लो है। स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जनरली सेम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी हमारा आंसर 2 होना चाहिए, बट आप सपोर्ट मटेरियल में चेक करोगे तो ये 3/2 1.5 गिवन है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा डायलेमा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In a first order reaction, the concentration of reactant reduces to 1/4 in 60 minutes. What will be its half life? तो ऐसा जनरली क्या होता है, जैसे 1 से
पहले हाफ पे हम 1/2 पे चले गए और दूसरा हाफ लाइफ लगाओगे तो इसका हाफ 1/4 पे आ गए और इसमें टोटल जो टाइम लग रहा है 60 मिनट। और हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इसी तरीके का पैटर्न फॉलो होता है, तो 60 का हाफ कर दो तो 30 मिनट का हाफ लाइफ बनेगा और 30 पे हम टिक कर देंगे। इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? जो मल्टीपल एलिमेंट्री से बने होते हैं और उस मल्टीपल एलिमेंट्री में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या सही है? ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज द मॉलिक्युलरिटी, जैसे मैंने बताया अभी, और इस क्वेश्चन में हम यही डाउट भी कर रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो भी स्टेप्स गिवन है उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसमें जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी, राइट? तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो 2 है, तो ऑर्डर भी क्या आना चाहिए? 2। जनरली यही होता है। तो ये पॉइंट यहाँ 12th इसको ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है कि आंसर 2 होगा, ये नहीं होगा, ज़्यादा सपोर्ट 2 के लिए ही मिल रहा है। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज लेसर देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, ये पॉइंट सही नहीं है। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ग्रेटर देन, ये भी सही नहीं है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज नेवर 0 और नॉन इंटीजर। स्लोएस्ट स्टेप में हाँ 0 और नॉन इंटीजर तो नहीं हो सकता मॉलिक्युलरिटी, मतलब ये पॉइंट भी यहाँ हमें अब सही लग रहा है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 0 होने का मतलब क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक भी रिएक्टेंट नहीं है। तो आप खुद सोचो कि LHS में एक भी रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो एटलीस्ट सिंगल एक मॉलिक्यूल तो एलिमेंट्री रिएक्शन में चाहिए ही चाहिए, वो मतलब कंफर्म वो होगा तभी उनके कोलिजन से कोई प्रोडक्ट बनेगा। 0 या फ्रैक्शन का मतलब ही नहीं, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 या फिर नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, वो 1 2 3 के टर्म में ही आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है, 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो नेवर 0 और नॉन इंटीजर ये पॉइंट। तो इसमें हम 2 पॉइंट, मल्टीपल चॉइस में कभी कभी एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं, जैसे 12th वाले में A और D दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द रिएक्शन एंड इन इनफाइनाइट टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ये बताया जाता है कि हम हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ ये सब पढ़ते हैं इवन इन रेडियो एक्टिविटी, बट टोटल लाइफ क्यों नहीं फाइंड करते? क्योंकि टोटल लाइफ इनफाइनाइट हो जाएगा। रेडियो एक्टिव डिके को ही आप देखो कि कार्बन 14 उसका जो हाफ लाइफ है वो लगभग 5800 ईयर्स है। अब हाफ कोई 100 ग्राम भी कार्बन 14 किसी सब्सटेंस के अंदर है तो आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा और वो कभी 0 आएगा ही नहीं। तो ऐसा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है कि उसकी जो हाफ लाइफ है, एवरेज लाइफ हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टोटल लाइफ वो इनफाइनाइट ही आएगा, वो आप सही से कैलकुलेट कभी नहीं कर पाओगे। ये 14th क्वेश्चन NCERT के ही एक न्यूमेरिकल का पार्ट है कि विच वन इज द करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन सभी रिलेशनशिप को देखो तो NCERT के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है T99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ T50%। T50% को T हाफ भी लिख सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, जिसके कारण हम इसी ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं। और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि T99% कंप्लीशन में जो टाइम लगेगा इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन NCERT जिसने भी सॉल्व किया उसको डायरेक्ट क्लिक होगा कि ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है, बाकी हम डिराइव करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज। देखो रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन 0 ऑर्डर का है इट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है 0, वो डिपेंड नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे, इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जबकि इसकी हाफ लाइफ डिपेंडेंट है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं? रेट कांस्टेंट की। और वही फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M2N द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M इंक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब देखो इसमें क्या है, 8 टाइम्स हो रहा है डबल होने पे, यदि हम इसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मान लें और फिर आप इसको करके देखो न्यू रेट में, डबल, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8 इंटू अर्लियर रेट।
इट मीन्स कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, थर्ड। यदि किसी रिएक्शन की ऑर्डर थर्ड है और उस केस में आपने रिएक्टेंट को, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट M, या एक ही जगह पे आप M भी पुट कर सकते हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल किया तो 2 पावर 3 से वो कितना हो गया, 8 टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ऐसे रफ वर्क करके भी चेक कर सकते हैं, एक बार पावर 4 रख लिया और डबल करके देखो, एक बार पावर 2, एक बार पावर 1, तो सिर्फ एक ही केस में ऐसा आएगा जो वो 8 टाइम्स हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो इफेक्ट नहीं हुई। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं और हाफ लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक्चुअली हाफ लाइफ डिपेंडेंट होता है, तो जीरो का ऑप्शन तो नहीं रहेगा। मोर देन जीरो बट लेसर देन फर्स्ट, नॉट इफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसमें भी आप ऑप्शन देखोगे तो शायद बी दिया है, बट फर्स्ट ऑर्डर में होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल किया और इसकी हाफ लाइफ पीरियड पे इफेक्ट नहीं आया। मतलब हाफ लाइफ पीरियड पे इफेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, और ऐसा पढ़ाया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यहाँ भी डाउट क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया, बट एक्चुअली इसका आंसर फर्स्ट ऑर्डर ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइट, कुछ वैसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, तो लाइट एक मेन फैक्टर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये तीनों ही फैक्टर्स, इसके अलावा कैटलिस्ट भी रेट को फास्ट करने का काम करता है, वो गिवन नहीं है। प्रेशर का भी इम्पैक्ट आएगा जब गैसियस रिएक्टेंट हो, तो ये तीनों ही फैक्टर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, लाइट या रेडिएशन, ये सब इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को। लास्ट 2 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। हायर ऑर्डर रिएक्शन का जब हम ऑर्डर भी पढ़ते हैं तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, 3/2, 5/2, बट 4, 5 जनरली क्यों नहीं पढ़ाया जाता। हायर ऑर्डर जो 3 से ग्रेटर है रिएक्शन का, वो जनरली किस कारण से होते हैं, मतलब इसके चांसेस क्यों कम है। इसका मेन रीज़न क्या है कि 3 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में एक साथ कोलाइड करके कोई प्रोडक्ट बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। 3 मॉलिक्यूल बहुत आसानी से कोलाइड कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा उनको कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे कोलाइड करके कोई एक प्रोडक्ट बनाए किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये सब स्टेटमेंट पढ़ाया गया जब हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी चैप्टर के दौरान डिस्कस कर रहे थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली, यही 0 ऑर्डर होता तो डिपेंडेंट कर देते, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो भी काफ़ी शॉर्ट होगा, जिसमें हम केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.